वेलकम ऑल बच्चों। आज जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने लिया है वो 2019 का है, इंडक्शन मोटर पे। आसान सवाल है, तुम्हारी नज़र के सामने ला रहा हूँ। देखो ये है, कहता है कि डेल्टा कनेक्टेड 3.7 किलोवाट 400 वोल्ट लाइन, मतलब लाइन टू लाइन वोल्टेज है, 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर has the following equivalent circuit parameters per phase referred to the stator. R1 5.39 ohm, R2 is equal to 5.72 ohm, X1 is equal to X2 is equal to 8.22 ohm. हम लोग इसको कहते थे R1 डैश, R1 R2 डैश कहते थे, X1 और X2 डैश कहते थे, लेकिन इसने खुद बता दिया है कि ये पैरामीटर्स इसका मतलब क्या है। पर फेज रेफर टू दी स्टेटर कहता है, मतलब ये स्टेटर का रेजिस्टेंस है, ये रोटर का रेजिस्टेंस है, ये स्टेटर और रोटर का लीकेज रिएक्टेंस बराबर है और 8.22 ओम है, सब रेफर टू स्टेटर साइड है। हम लोग डैश कहते हैं, ये लोग सिर्फ ऐसे X1 X2 कह दिया है। नेग्लेक्ट शंट ब्रांच इन द इक्विवेलेंट सर्किट, द स्टार्टिंग लाइन करंट इन एम्पियर्स राउंडेड ऑफ to two decimal places when it is connected to a 100-volt line, 10 hertz, 3 phase AC source. 400 नहीं, याद रखो, 100 है लाइन वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज। इसका मतलब है कि इसका जो वी बाई एफ रेशियो है 100/10 तो 10 है, और यहाँ का वी बाई एफ रेशियो है 8 है, यह 8 है। तो मतलब 10 हर्ट्ज पे तुमको देना चाहिए था 80 वोल्ट। 80 वोल्ट से ज़्यादा दे रहे हो तो थोड़ा ओवरफ्लक्सिंग तो होगी। ये सब ये लोग ध्यान नहीं देते हैं क्वेश्चन पूछने में। बहरहाल तुमसे तो पूछा जा रहा है कि स्टार्टिंग लाइन करंट क्या होगा इन एम्पियर्स, ये तुमको निकालना है, ठीक है ना। तो डायग्राम बनाने की ज़रूरत है क्या? तो ये इक्विवेलेंट सर्किट हो गया एट स्टार्ट। एट स्टार्ट एस इज इक्वल टू 1 होता है, तुम जानते हो, इसीलिए ये R2/S की जगह हमने सिर्फ R2 लिखा है। एट स्टार्ट द स्लिप, एट स्टार्ट द स्लिप S इज इक्वल टू 1। तो यही तुमको निकालना है, सारे वैल्यूज तो दिए हुए हैं। तो अगले पेज को लेना है, इसलिए कि जगह तो यहाँ है नहीं, ग्रिड बना देते हैं। ग्रिड बना दिया, सोल्यूशन यही करता है। सोल्यूशन में तो ये ध्यान रखना कि जो नई फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना वो 10 हर्ट्ज है, और जो पैरामीटर तुमको दिया हुआ है वो 50 हर्ट्ज का है, समझ रहे हो ना। तो जितना भी तुम्हारा एक्स है वो तुमको चेंज करना पड़ेगा। ये सब 50 हर्ट्ज का डेटा तुम्हारे पास है, तो एट 10 हर्ट्ज जो चेंज होगा उसको याद रखो, एट 10 हर्ट्ज वैल्यू क्या होगा, एट 10 हर्ट्ज। x1 इज इक्वल टू x2, x1 x2 दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, इस नाम कुछ दिया हुआ है, x1 x2 एट 10 हर्ट्ज, x1 और x2 दोनों बराबर होगा, x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू, ओरिजिनल इसका वैल्यू क्या था, 8.22 था ना, 8.22 ओम था, तो इसकी फ्रीक्वेंसी के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो इनटू 10/50,
वैसे समझते हो क्यों? बिकॉज एनी एक्स इज इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा एल का मतलब 2 पाई एफ इंटू एल। ठीक है, तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट होगा। इसका मतलब है कि एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। इसीलिए एक्स एट 10 हर्ट्स जो होगा वो 50 हर्ट्स के मुकाबले में 10/50 होगा। ये क्लियर है कि नहीं? तो ये वैल्यू हो गया, 5 से इसको डिवाइड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 5 और 3 8। 3 का मतलब 32, 5 6 के 30 और 2 32, 22, 5 6 के 20 और 2 22 और 5 6 के 20। कैलकुलेटर देख लेते हैं, ओम पर फेज। ये वैल्यू तुमको यूज करना है, समझ गए? 8.22/5। आजकल तो कैलकुलेटर की इतनी आदत बुरी हो गई है ना कि आदमी छोटी से छोटी चीज को भी कंफर्म करना चाहते हैं। 1.644 ठीक है, देख लो। अब सीधे मैं चला आता हूँ कि तुम्हारा स्टार्टिंग लाइन करंट क्या होगा। आई एस, स्टार्टिंग लाइन करंट, आई एस। स्टार्टिंग लाइन करंट, आई टू डैश एट स्टार्ट। सर्किट देखो कितना हो रहा है। ये हो रहा है, जो तुम्हारा अप्लाइड वोल्टेज है 400। The starting line current to this one is connected to 100 volt line। तो 100 वोल्ट है ना, 100। डेल्टा कनेक्टेड मोटर है बेटा, तो हम लाइन लाइन वोल्टेज यहाँ यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं तुमको याद आ जाएगा। डिवाइडेड बाय रूट ओवर, डिवाइडेड बाय रूट ओवर टोटल जेड का इंतजाम करना है। टोटल जेड क्या है? आर वन, आर वन का वैल्यू 5.39, 5.39 प्लस आर टू, सब रेफर टू स्टेटर साइड है इसलिए हम वही लिख रहे हैं। 5.72, डेटा मैंने लिखा हुआ है 5.72 का होल स्क्वायर। इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं बेटा, प्लस एक्स का जो पार्ट है 1.644 दोनों है, प्लस 1.72।
644 का होल स्क्वायर। इतना एम्पियर्स स्टार्टिंग लाइन करंट है जो तुम्हारा जवाब है। इज इक्वल टू, कैलकुलेट करो डायरेक्टली, हमारे पास तो कैलकुलेटर है, मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर दूंगा। इज इक्वल टू, तो फ्रैक्शन यूज करता हूँ, 100 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 5.39 प्लस 5.72 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1.644 दो में तो है ना, तो मैं 2 इंटू कर देता हूँ, 2 इंटू 1.644, इसका भी होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये देखो, इज इक्वल टू 8.631 एम्पियर इज इक्वल टू, देख लो, इज इक्वल टू 8.63086 है, तो 8.631 में कर देता हूँ, इज इक्वल टू 8.631 एम्पियर। ये याद रहे कि ये तुम्हारा फेज करंट निकला है, इसलिए कि 100 वोल्ट डेल्टा में फेज का वोल्टेज है। ठीक है, और फेज इम्पीडेंस से किया है, तो ये बेसिकली तुमने फेज करंट निकाला। तो लाइन करंट निकालने के लिए क्या करोगे, इसका √3 टाइम्स कर दोगे, इस तरफ कर देते हैं, इंटू √3 इंटू √3, इसलिए कि लाइन करंट √3 टाइम्स फेज करंट होता है डेल्टा में। तो 8.631 एम्पियर इंटू √3 कर दो, एम्पियर कभी मत लिखो। इंटू √3, मैं एक ही स्टेप में कर सकता था, लेकिन तुमको समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है। इंटू √3 करोगे तब तुमको जा करके लाइन करंट मिलेगा, इसलिए कि ये जो तुमने निकाला है ये फेज करंट है। तो मैं 8.631 जो आया है ना, ये 08, इसी को कर देता हूँ इंटू √3 इंटू √3, देख लो, ये जवाब आ गया 14.949। तो कितने डिसिमल प्लेस तक इसने कहा था, 2 डिसिमल प्लेसेस, तो 14.949 ये आया है। 14.949 949 एम्पियर। तो इसको राउंड ऑफ जो करोगे तो ये हो जाएगा 14.95 एम्पियर। ठीक है, ये आंसर है, इसी को तुमको ऊपर लिख देना है, रेड से लिखूंगा। यह आ गया 14.95 एम्पियर इज 14.95 एम्पियर। तो इसने बॉडी में लिख दिया है,
इन एम्पियर्स, तो 14.95 तो आराम से हो गया। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। तो स्टार्ट पर एस इक्वल टू 1 होता है, ये इक्विवेलेंट सर्किट है, सीधा करंट निकाल देना है। चूंकि डेल्टा कनेक्टेड मशीन है, इसलिए जो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज होता है वो बराबर होता है। 100 वोल्ट तुमने दिया है, 10 हर्ट्ज पे तुमको रिएक्टेंस बदल देने होंगे, रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम रहेगा, और इसलिए करंट निकल जाएगा। अब वो करंट निकलेगा तो फेज करंट निकलेगा, तो √3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करोगे तो लाइन करंट निकलेगा। तो मैंने डायरेक्टली कर दिया उसको, यहाँ पर लाइन करंट I2 डैश इज इक्वल टू इतना मल्टीप्लाइड बाई √3 करके इसको लाइन करंट बना दिया। ठीक है, तो ग्रिड मिटा दो इसकी। तो ये तो प्रॉब्लम हो गया बच्चों। और देखा जाए कोई एक नया प्रॉब्लम अगर हो सकता है टाइम में तो कर दिया जाए। देखो ये एक प्रॉब्लम है, गेट 2017, उसमें 2 सेशन हुआ था, ये सेशन 1 का है। जैसे कहता है कि ए 4 पोल इंडक्शन मशीन इज वर्किंग एज एन इंडक्शन जनरेटर। तुम जानते हो कि जनरेटर मोड में जो स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा होती है। जनरेटर है ना, तो नेगेटिव स्लिप पे काम करता है। द जनरेटर सप्लाई फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज, मतलब सप्लाई फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, और रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज लिखता है। तो पूछता है कि मैकेनिकल स्पीड ऑफ द रोटर इन आरपीएम कितना होगी। सिंपल है, सिंक्रोनस स्पीड में स्लिप स्पीड को जोड़ दो, घटाओ मत। मोटर में घटाते हैं, मोटर में घटाते हैं, जनरेटर में बढ़ाते हैं। फिनिश, इतना ही तो काम। भाई जनरेटर एक्शन में इंडक्शन जनरेटर जब बन जाता है तो सुपर सिंक्रोनस स्पीड चलता है ना बेटा, सिंक्रोनस स्पीड से ऊपर चलता है। ठीक है, इज क्लियर? तो बना लो इसको, कुछ है ही नहीं, 1 सेकंड में तुम्हारा जवाब आ जाएगा। सोल्यूशन कहाँ गया अपने? सोल्यूशन, सिंस रोटर फ्रीक्वेंसी FR इज इक्वल टू SF, वेल नोन फॉर्मूला, इसलिए यहाँ की जो स्लिप है वो हो जाएगी 5/60 पर यूनिट। 5/60 पर यूनिट, काटोगे तो 1/12 हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखो, देन द एक्चुअल स्पीड n would be ns plus sns plus sns, मतलब ns इंटू 1 प्लस एस, 1 माइनस एस के बजाय ns इंटू 1 प्लस एस। वैल्यू पुट कर दो, ns है 120 इंटू फ्रीक्वेंसी, 60 हर्ट्ज की मशीन है, बाई पी नंबर ऑफ पोल्स 4 हैं, ये 1800 हो गया। अमेरिकन मशीन है, 60 हर्ट्ज की है, मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1/12 कर दो। डेसिमल प्लेस में नहीं करते हैं, 1/12 भी कर दो ना। तो इसको सॉल्व कर लो,
यहाँ पर लिख देते हैं कि जो स्लिप है वो 1/12 पर यूनिट है। इसको सॉल्व कर लो। तो क्या हो गया, तो डायरेक्ट नजर आ रहा है बेटा। ये हो गया 1800। 1800 में तुम 12 कहीं 12 और 6, 12 पे 150 जोड़ दो तो 1950 हो गया। कैलकुलेटर की जरूरत क्या है? 1950 आरपीएम हो गया आंसर। इसमें दिया हुआ ये आंसर सी है ना, सी को टिक कर दो। दैट इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। टिक जरा स्ट्रेट लाइन से करते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दैट्स इट। कुछ नहीं था बेटा इसमें। सिर्फ ये याद रखो कि जनरेटर मोड में हमेशा स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा होती है, मोटरिंग मोड में सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है। तो जो स्लिप स्पीड है एसएनएस, जो कि तुम्हारे स्लिप से निकल जाती है, उसी को घटाना या बढ़ाना पड़ता है। इस केस में बढ़ा दिया तो 1950 आरपीएम आ गया। ठीक है, चलो इस ग्रिड को साफ कर देते हैं। ये तो बहुत क्विक हो गया। तो और आगे कोई देख लेते हैं, थोड़ा बचा हुआ वक्त तो देख लिया जाए कोई और प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम इंडक्शन मोटर ही का है, 2017 के गेट का है, सेकंड सेशन का है। ये कहता है बहुत प्यारा सवाल है। ए थ्री फेज 4 पोल 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर इज ऑपरेटिंग एट a slip of 0.02, 2% स्लिप काम कर रही है। The speed of the rotor flux in mechanical radian per second sensed by a stationary observer is closest to। एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर रोटर फ्लक्स को किस स्पीड पे देखेगा, मैकेनिकल रेडियन पर सेकंड में, आरपीएम नहीं पूछता है, मैकेनिकल रेडियन पर सेकंड में, वो तुमको बताना है। मेरा तुम वो वीडियो जा करके देखो, बिल्कुल फंडामेंटल, जो मैंने इंडक्शन मोटर का पढ़ाया था। तुमको मैंने कहा था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर चाहे कहीं हो, उसको दोनों फ्लक्स सेम स्पीड पर सेम डायरेक्शन में नजर आएंगे, स्टेटर फ्लक्स भी और रोटर फ्लक्स भी। इसलिए कि स्टेटर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स के बीच में रिलेटिव स्पीड जीरो होती है। दे आर स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ए कंडीशन विच मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टेडी स्टेट टॉर्क। समझ गए? जिसका मतलब यह है कि एक ऑब्जर्वर जो कि स्टेशनरी है, उसको स्टेटर फ्लक्स जिस स्पीड पर नजर आ रहा होगा, उसी स्पीड पर रोटर फ्लक्स भी नजर आ रहा होगा। तो स्टेटर फ्लक्स उसको सिंक्रोनस स्पीड पर नजर आएगा। सिंक्रोनस स्पीड का मतलब यह है कि जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है रेडियन पर सेकंड में, उसी स्पीड पर नजर आएगा। तो वही तुमको निकाल देना है, मैकेनिकल रेडियन पर सेकंड ओमेगा। भाई इलेक्ट्रिकल स्पीड और मैकेनिकल स्पीड में फर्क क्या होता है? मैकेनिकल स्पीड इज 2 पाई बी टाइम्स इलेक्ट्रिकल स्पीड। समझे ना? तुम 60 हर्ट्ज कहते हो, इसका क्या मतलब है? या 50 हर्ट्ज कहते हो, इसका क्या मतलब है? 50 साइकिल्स पर सेकेंड, यही कहते हो ना? 50 साइकिल्स पर सेकेंड। तो ओमेगा इसलिए क्या कहा जाता है? एक साइकिल में 2 पाई रेडियन हो जाता है, इलेक्ट्रिकल रेडियन। तो कहा जाता है कि 2 पाई एफ है इलेक्ट्रिकल रेडियन पर सेकंड। उसी को मैकेनिकल रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, और कुछ नहीं करना बेटा, सिंपल। ग्रिड क्या बनाए, लेकिन खैर बना देते हैं। सोल्यूशन।
solution. The stationary observer तुमको तो खत सिर्फ टिक यहाँ मार्क करना होगा, हम तुमको समझा रहे हैं, तुमको थोड़ी लिखना है ये सब. The stationary observer finds a stator flux and rotor flux at the same speed in the same direction. A stator flux and rotor flux at the same speed in the same direction. At the same speed in the same direction. Therefore, कितना डॉट बन गया यहाँ पर? Therefore, the speed of the rotor flux in mechanical radian per second, since by station is closest to, तुम पूछा ना? Therefore, the speed of rotor flux in a space, आप स्टेशनरी स्पेस है ना, तो इसको कहा जाता है इन स्पेस. जो ऑब्जर्वर है वो स्पेस में खड़ा हुआ है, तो जो इसको स्पीड नजर आएगी वो होगी 2/p इंटू ओमेगा. ओमेगा है इलेक्ट्रिकल रेडियन पर सेकेंड. पोल है तुम्हारा 4, तो 2/4, और ओमेगा है तुम्हारा 2πf, 2π इंटू 50. फिनिश. जवाब हो गया. 2 कट गया, 2 दूनी 4, 4 कट गया, इज इक्वल टू 50π. And this unit would be mechanical radian per second. Mechanical radian per second. पूरा इसने सेकंड लिखा तो मैं भी लिख देता हूँ सेकंड. 50π देख लो कितना होता है. 50π 50 से 150, 157 होगा. 50π देखो ना भाई. 50π is equal to 157.08. 157.08. 157.08. तो नियरेस्ट वो पूछ रहा है, तो ये ऑलमोस्ट 157 वाला तो खत्म ही हो रहा है तुम्हारा पेज. 157 जो है उसी को टिक कर दो. 157 मैकेनिकल
रेडियन पर सेकेंड। 157 सी है, सी को टिक कर दो, जवाब हो गया। और कुछ नहीं करना बच्चे, रेड से कर देते हैं टिक, बढ़िया टिक कर देते हैं, ये है सही जवाब। सी, ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर। ग्रिड क्लियर कर देते हैं, इसे भी साफ कर देते हैं। अब चेक कर लेते हैं कि कितनी देर हो गई रिकॉर्डिंग में, रिकॉर्ड हुआ भी कि नहीं हुआ, सबसे पहले तो ये देख लें। हाँ, रिकॉर्ड तो हो रहा था। रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो 31 मिनट हो गया, अब छोड़ दिया जाए, इसको यहीं पर छोड़ दिया जाए, फिर बाद में देखा जाए कुछ। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। इजाज़त दो। हैव ए नाइस टाइम, हैव ए गुड डे, आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड गुड लक। तुम्हारे सामने रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप।